और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के। चलो जरा कुछ हम लोग हाथ पैर मारते हैं और कुछ याद करते हैं कि हमें याद क्या है। भाई अगर हम लोग एक सिंपल सी लाइन को देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या एक सर्किल है क्या? बोलिए। एक्चुअली में इसे देखने पर हमें क्या दिखने वाला है ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी नॉलेज क्या है। अब जैसे कि मुझे तो भाई ये सेल की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अब हमें ये भी याद है कि सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो सब कुछ गवर्न करता है, जिसके बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस भी है, वो न्यूक्लियस वाला पार्ट है जहां क्रोमेटिन वगैरह मिलते हैं। तो इसी सेल में गोल्जी अपरेटस, जिन्हें हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और अगर ये प्लांट की सेल है तो फिर क्लोरोप्लास्ट भी है जिसके अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है। और भाई पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, उसे तो हम भूल नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो स्पिंडल फाइबर्स, जहां से हम जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के चारों तरफ निकलते हैं, पेरोक्सिसोम्स या फिर लाइसोसोम्स, और काफी सारी ऐसी वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी तक, गोल्जी से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, या फिर वाइस वर्सा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वगैरह वाली कहानियां। सेल के अंदर और भी काफी कुछ चीजें पाई जाती हैं, लेकिन जब हम लोग कभी चीजों को रिवाइज कर रहे होते हैं तो ये डायग्राम्स जो ब्लैंक हम लोग क्रिएट करते हैं ये काफी हेल्प करते हैं। भाई पूरी पूरी किताबों को तो हम रिवाइज नहीं कर सकते ना बैठ करके, लेकिन ये वो नक्शे हैं जिन नक्शे को हम लोग रिकॉल बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम पर तुम्हें हमेशा लिपिड के बायलेयर के डायग्राम क्यों याद नहीं आते, जहां फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की 2 लेयर्स थी। और जब तुम्हें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की लेयर याद आती है तो फिर तुम्हें एक अकेला फॉस्फोलिपिड और उसकी प्रॉपर्टीज क्यों याद नहीं आती? भाई हमें याद रखना चाहिए कि ये फैटी एसिड्स थे, दोनों के दोनों। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टेढ़े मेढ़े का मतलब था डबल बॉन्ड, और स्ट्रेट चेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हमें याद रखना चाहिए इसकी पोलैरिटी और नीचे वाले हिस्से की नॉन पोलैरिटी, मतलब कुल मिला के एम्फीपैथिक नेचर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की, जो कि बेसिक प्रिंसिपल भी था लिपिड बायलेयर क्रिएट करने के लिए। और जब यहां ये बात आती है तो फिर तुम्हें यह भी याद आना चाहिए कि फैटी एसिड्स के नाम क्या क्या थे, 16 कार्बन वाला, 18 कार्बन वाला, या फिर एराकिडोनिक एसिड की खास बात क्या। फॉस्फोलिपिड की बात करते करते जहां मुझे फॉस्फोलिपिड्स के टाइप आने चाहिए कि फॉस्फोलिपिड्स कितने तरह के होते हैं, जैसे कि फॉस्फेटिड कोलाइन, पीएस, पीई, कोलाइन वगैरह सब, हमें इनके रोल भी समझ में आना चाहिए। जब हम लोग बात करते थे पीआई की, तो तुम्हें याद होगा कि आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम IP3 भी कहते हैं, जब ये टूटता है तो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी क्रिएट होता है। मतलब पॉइंट ये है कि जब तुम इन बातों को याद करते हो तो तुमने आज तक अपनी लाइफ में जो भी कुछ पढ़ा है लिपिड्स के बारे में, उस सारे लिपिड के इंफॉर्मेशन को एक साथ असेंबल करो। सोचो कि तुम उस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के बारे में या फिर उसके फैटी एसिड्स के बारे में क्या क्या बात जानते हो। अब अगर मैं यहीं तक की बात करूं तो जो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की कहानी याद होनी चाहिए, हमें इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, हमें याद होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर, या फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के बेस पर, या फिर स्टीरॉयड के कंटेंट्स के बेस पर। भाई हम लोग जानते हैं कि मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, इसलिए हम लोग बोलते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक डायग्राम है। तो उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, नंबर ऑफ कार्बन थे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, और स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में, ये भी था। तो जहां हम इनकी बात करते हैं तो फिर तुम्हें कुछ टेक्निक भी याद आनी चाहिए। किन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई लिपिड्स के मॉलिक्यूल मूव करते हैं या नहीं करते, मोबिलिटी किस रफ्तार से उनकी। तो उसके लिए फ्रेड जैसी टेक्निक थी और एक फ्रैब भी थी। इसके अलावा हमें यह भी याद आना चाहिए कि जो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल थे, केवल फॉस्फेट वाले तो थे नहीं, ये ग्लिसरो भी थे, कार्बोहाइड्रेट वाले स्फिंजोलिपिड्स भी थे। उनमें फर्क क्या था? हम लोगों ने आउटलाइन के रूप में क्या क्या सीखा था। कार्बोहाइड्रेट वाले फॉस्फोलिपिड्स कहाँ मिलते हैं और बिना कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलते हैं, उनके रोल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
कार्डियोलिपिन की कहानी, स्फिंजोमाइलिन की स्टोरी। ये सारी गिनी चुनी बातें वो हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जहां एक तरफ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल पर, जहां हेड के ऊपर चार्ज कितना अवेलेबल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेम्ब्रेन की पोलरिटी का पता था हमें कि मेम्ब्रेन के अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है और बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये भी देखा था कुछ खास तरह के लिपिड ऐसे हैं जो अंदर वाली लेयर पे मिलते हैं, बाहर वाली पर नहीं मिलते। और जैसे ही तुम्हें ये वाली बात याद आए तो इमीडिएटली तुम्हें और भी कुछ याद आना चाहिए। तुम्हें याद आना चाहिए उन एंजाइम्स का नाम जो एंजाइम्स फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में लेके जाते हैं। अब फिर चाहे वो स्क्रम्बलेज हो, या फिर हो वो फ्लिपेज, या फिर फ्लोपेज, तुम्हें याद होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, कौन किसको लेके जाता है। यहां तक की बात करने पर तुम ये कह सकते हो कि भाई लिपिड बायलर के बारे में बेसिक बेसिक में मालूम पड़ गया। रही सही कसर, एक बार याद करो कि माइसेल और वेसिकल में क्या डिफरेंस था। जब ये बात निपट जाए तब सोचो नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप में आते थे मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन्स, जहां कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो सिंगल पास थे, एक सिरा जो साइटोप्लाज्म की तरफ था और एक सिरा जो बाहर की तरफ था, और केवल पोजीशन के बेस पर ही या फिर वो कितनी बार मेम्ब्रेन को पार करता उसके बेस पर कई तरह के हमने प्रोटीन्स पढ़े फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि भाई प्रोटीन कहां मिलता है, पेरिफेरल है या फिर इंटीग्रल है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ग्लाइकोफोरिन और इसके अलावा बैक्टीरियो रोडोप्सिन। बैक्टीरियो रोडोप्सिन की कहानी क्या थी और क्या स्पेशलिटी थी, ग्लाइकोफोरिन क्यों स्पेशली हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जो ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोफोरिन का आरबीसी में रोल और बैक्टीरियो रोडोप्सिन का प्रोटॉन पंपिंग में रोल, साथ में उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसमें एक ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन और किसमें 7 बार मेम्ब्रेन को पार किया जाता है। तो हम लोगों ने इसके बाद ये भी समझते हैं पढ़ते हुए कि मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। एक एक करके उनके काम को याद करना शुरू करो। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन्स चैनल की तरह काम कर सकते हैं। तो अब जितने वर्ड्स थे भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसे आप डिफ्यूजन भी कहते हो, तो इसके अलावा आप चैनल और पंप में क्या डिफरेंस था, और आप ये भी याद करो कि सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट की क्या स्टोरी थी। जब इन सब बातों के तुम्हारा ज्ञान वापस आने लगे तब तुम चैनल्स के मामले में याद करना शुरू करो कि सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव के चैनल्स कौन कौन से कहां कहां पड़े हैं। तुम याद करो उन इनिबिटर्स की कहानी जो खास तौर से सोडियम और पोटेशियम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि सेक्सीटोसिन, टेट्राडोटॉक्सिन। और याद करो प्रोटॉन पंप्स की या प्रोटॉन चैनल्स की कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी पीएच को रेगुलेट करने में। कहां पर ये अवेलेबल है चैनल्स, कैसे ये एनर्जी लेते हैं। फिर याद करो सोडियम और पोटेशियम के पंप की, वो जो मेम्ब्रेन में 3 सोडियम को सेल से बाहर लेके जाता है तो 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है और बदले में एटीपी खर्च करता है। इसके साथ ओयाबीन की क्या रिलेशन था और ये काम क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी। भाई हाँ ठीक है कि वो 3 सोडियम को सेल के अंदर से बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है, लेकिन इस सब से होने वाला क्या था, जहां मेम्ब्रेन की पोलरिटी पर असर पड़ता है या कह लो कि मेंटेन होती है कि सेल अंदर से हमेशा नेगेटिव रहे और बाकी सबसे पॉजिटिव चार्ज। तो नर्व इंपल्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और भाई दिल के धड़कने में क्या कहानी थी। इन सारी बातों को याद करने के बाद में तुम ये भी याद करो कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था अगर, तो ये कौन सी क्लास का था। क्या ये एबीसी टाइप का था या पी टाइप का था, और अगर पी टाइप का था तो सब क्लास कौन सी थी। साथ में ये भी याद रखो कि इस तरह के और ट्रांसपोर्टर कौन कौन से थे। जो पंप्स थे एटीपी खर्च करते थे, लेकिन एटीपी खर्च करने के तरीके अलग थे, इसलिए उनमें से कुछ को हम लोग पी टाइप बोलते थे, कुछ को हम लोग वी टाइप बोलते थे, कुछ को हम लोग एबीसी बोलते थे।
उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर बार बार पढ़ते हैं, अब चाहे वैक्यूल्स में पाया जाने वाला प्रोटॉन पंप हो या लाइसोसोम में पाया जाने वाला प्रोटॉन पंप या फिर कैल्शियम के पंप्स, हमें ये बातें रिकॉल होनी चाहिए। हमें यह भी याद आना चाहिए कि वो इस डायग्राम में दिए गए किस ऑर्गेनल में मिलने वाली चीजें, उनका रोल किस पर्टिकुलर टाइप की बायोकेमिस्ट्री में या फिर सेल की प्रोसेस में था। पता है, जब ये इंफॉर्मेशन याद आनी शुरू होती है तब सही मायने में हमारा ज्ञान के ऊपर हाथ फिट होता है। और ये डायग्राम क्रिएट करने के लिए या ये एक के बाद एक याद करने के लिए कि कहाँ क्या आता है, इसके लिए किसी टेबल और मेज के ऊपर बैठना जरूरी नहीं है। आप जहां भी कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, आप जस्ट अपने दिमाग में खिचड़ी पकानी शुरू कर दो। यार सपने तो तुम देखते रहते हो ना भाई, कहीं तुम जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो सोचते सोचते बढ़िया ख्याली पुलाव पकाना तुमसे अच्छा और कौन जानता है। भरी क्लास के अंदर जब सब लोग बैठ करके मास्टर को देख रहे होते हैं कि वो क्या पढ़ा रहा है, या मास्टर नहीं को, उस टाइम तुम ही हो जो अपने सपनों की दुनिया में पंख लगा करके उड़ जाते हो। तो भाई इमेजिनेशन तो तुम्हें कमाल का आता है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी तुम्हें सपने देखने का मौका मिले जागते हुए, तो उस टाइम ये सोचो ना बैठ करके, इस डायग्राम को किसी एक हिस्से को पकड़ लो, जैसे कि काली लाइन को या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और अब उसके बारे में याद करने की कोशिश करो कि क्या 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 पढ़ा था। भाई देखो, एक सिंपल सी कहानी है। जब हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को कई जगह से देखते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें बार बार कॉमन दिखती है। जो इंफॉर्मेशन कॉमन दिखती है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे वही सिंपल सी लाइन, भाई जो सबको भाता है एग्जाम में वही आता है। ये एक्चुअली में एग्जाम्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर कहीं से गड़े मुर्दे उखाड़े या बाल की खाल निकाले। 100 क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, लेकिन 98 99 के आसपास क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि कॉमन फंडामेंटल या फिर कह लीजिए कि सबसे ज्यादा जो अवेलेबल नॉलेज है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, क्वेश्चन उसके बारे में आता है। तुमसे भी तो ये एक्सपेक्टेड है ना कि जो सब जानते हैं साइंस वाले, क्या तुम्हें ही पता है? इसलिए बार बार पढ़ते रहना और चीजों को सोचते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई कभी घड़ी देख करके नहीं होती, पढ़ाई 24 घंटे चलती रहती है। हाँ, दिन में कुछ घंटे आप एक्चुअली में फिजिकली भी दिख रहे होते हो पढ़ते हुए, और बाकी घंटे में पढ़ाई आपके माइंड में चल रही होती है। चलो फिर लगो रिवीजन पे, एग्जाम कुछ दिनों बाद ही है। भाई जो लोग एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, या वो लोग जिन्हें ज्ञान इकट्ठा करने का शौक है, जो मानते हैं कि पढ़ने के लिए समझना जरूरी है, उन लोगों के लिए जून 2019 और दिसंबर 2019 की तैयारी का अभी सही वक्त है। भाई आग लगाएंगे, पानी मिलाएंगे, धरती पे बैठ के तुम्हें हवा में उड़ाएंगे और ज्ञान से साक्षात्कार कराएंगे। जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तो भाई एग्जाम तो क्लियर होगा ही ना। iFly के फुल ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर डिटेल लेक्चर्स, क्विज, रिवीजन लेक्चर और मॉक सीरीज अवेलेबल है, जो तुम्हें एग्जाम आने तक इस लायक बना देंगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तुम बड़े आराम से कर पाओगे। ये कोर्सेज शुरू हो चुके हैं 1 नवंबर से, साथ में कुछ दिवाली की डील्स भी हैं। बट ये डील्स की डेडलाइन है भाई, जहां ये 1 नवंबर से स्टार्ट है तो 30 नवंबर की लास्ट डेट है। मौका मत खो और मौकों को भुनाओ। iFly की क्लासेस आपके घर से होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेक्चर हाई क्वालिटी के आते हैं, जब तुम चाहो तब तुम पढ़ पाते हो। इन क्लासेस को ज्वाइन करके आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT और आपके स्टेट लेवल के सिलेक्ट एग्जाम को तैयार कर पाते हो। अगर MSc एंट्रेंस भी देना चाहते हो BSc के बाद, तो भाई IIT का जैम हो या JNU का सैब हो, कोर्स से बाहर नहीं आता। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर करो इस वीडियो को तमाम उन दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो iflynetgate.com, या मुझे ईमेल भी लिख सकते हो saplingeduTech@gmail.com पर। मत बोलो iFly तुम्हारे लाइफ में कैटलिस्ट की तरह तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे सपनों को लाने के लिए, काम आसान बनाने के लिए। चलो फिर, बाय बाय।